अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद तलहा, मोहम्मद तलहा, मोहम्मद उमर इनायत, प्रेजेंट प्लीज सर। करो। मोहम्मद उसामा जावेद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट सर। नमरा, Present, sir. नौमान यूसुफ, नौमान यूसुफ, पाकिजा रियाज, Present, sir. राहत रजा, राहत रजा, राशिद अली, प्रेजेंट। रिहाम मुनीर, Present. हादिया रऊफ, Present, sir. सायरा एहसान, सायरा एहसान चौधरी, साकिब अकरम, यस सर। शहताज फारूक, शहताज फारूक, सिदरा नज़ीर, सिदरा नज़ीर, उसवा खालिद, Present, sir. वजीहा याहिया, Yes, sir. अब्दुल्ला फारूक, अब्दुल्ला फारूक, अलीजा, Present, sir. अमारा हुसैन, अमारा हुसैन, मोहम्मद उमैर, मोहम्मद उमैर, यस सर। मोहम्मद उमर सलीम प्रेजेंट। हेलो। मोहम्मद अरशीन, Present, sir. आवाज ही नहीं जा रही। हो गई है मोहम्मद उमैर, हो गई है आपकी अटेंडेंस। ओके सर। आसिया अली,
Present, sir. बशारत अली, Present, sir. बिलाल हसन, बिलाल हसन, मिसबा एजाज, Present, sir. एजाज अली, एजाज अली, सुबैल सईद, Yes, sir. Present. सवेरा इफ्तिखार। Sir, Subayal said present, sir. जी सुबैल लगा दिए। सवेरा इफ्तिखार, Present, sir. आज आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, जिसमें आप लोगों ने एनिलीन को जी जी Sir, attendance mark कर दें। लेक्चर के बाद दोबारा से क्लास के बाद लेक्चर के बाद फिर दोबारा से अटेंडेंस होगी, उस वक्त लगवा लेना। Okay, sir. आज आप लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने एसिड अमाइड सिंथेसाइज करना है फ्रॉम एसिटिक एसिड एंड एनिलीन। आप लोगों ने एनिलीन और एसिटिक एसिड को यूज़ करके एसिटिक अमाइड एसिटिक एनालाइड जो है वो सिंथेसाइज करना है। इस कंडीशन में आप लोगों ने एनिलीन में अल्काइलेशन करनी है। अल्काइलेशन किसको कहते हैं जी सुबैल सईद? Yes, sir. अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन में क्या डिफरेंस है? सर अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप ऐड करवाते होंगे और दूसरे में वो एसाइल ग्रुप शायद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सुबैल। यस सर। आप लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन पढ़े हैं, जिसमें एक जो है आप लोग बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करवाते हो, एक में आप लोग जो है अल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करते हो और दूसरे में आप लोग ऐसे ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करते हो जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अल्काइल जो है वो अटैच होता है, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप वाली साइड से आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हो। और आज का आप लोगों का एक्सपेरिमेंट जो है उसमें आप लोगों ने एसाइलेशन करवानी है एनिलीन के अंदर। आप लोगों के पास इनिशियल जो मटेरियल है वो ये इस तरह के स्ट्रक्चर का आप लोगों के पास एनिलीन है और एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर को आप लोगों को पता है CH3COOH होता है। और इस कंडीशन में आप लोगों ने एसिडिक मीडियम यूज़ करना है। अगर आप लोग डायरेक्ट एसिटिक एसिड का एनिलीन के साथ रिएक्शन करवाते हो विदाउट एनी एडिशन ऑफ एसिड और बेस, तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप लोगों के पास यील्ड आती है, बहुत ही स्लाइटली यील्ड हासिल होती है। तो इस कंडीशन में ज़्यादा यील्ड हासिल करने के लिए तो हम इसमें कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, जो कि हम एसिड के तौर पर उसको यूज़ करते हैं। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर जो है जिसमें CH3C कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ एक साइड पर ऑक्सीजन अटैच होता है और दूसरी साइड पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होता है। अगर आप लोग उसके साथ एसिडिक मीडियम यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में ये एनिलीन का जो नाइट्रोजन है वो आसानी से लोन पेयर के साथ अटैक कर सकता है एसिडिक मीडियम में।
और अगर आप लोग न्यूट्रल फॉर्म में यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में इसके लोन पेयर डोनेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों के पास जो कार्बोनाइल कार्बन है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उस कार्बन पर अगर एसिडिक मीडियम यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है वो मज़ीद हो जाती है। और अगर आप लोग न्यूट्रल फॉर्म में यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में उसके पास इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी मौजूद नहीं होती जितनी आप लोगों के एसिडिक मीडियम में होती है, क्योंकि बेसिकली आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर है वो इस जैसी होती है जिस तरह मैं आप लोगों को ड्रा करके शो करवा रहा हूँ। ये आप लोगों के पास एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर है और ये आप लोग इसमें एनिलीन यूज़ करते हैं। इस कंडीशन में इस कार्बोनाइल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है वो कम होती है, लेकिन अगर आप लोग इसमें ऐड करते हो एसिड तो उस कंडीशन में एसिड का मतलब है कि आप लोग इसके अंदर प्रोटॉन ऐड कर रहे हो, यानी कि H+ आयन जो है वो आप लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हो। आप लोगों को ये पता है कि इसके अंदर आप लोगों के पास ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर मौजूद होता है, और इस लोन पेयर की वजह से ये ऑक्सीजन जो है इस प्रोटॉन पर अटैक करता है, और जिस वक्त ये इस पर अटैक करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट हासिल होता है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ये होती है कि आप लोगों के पास कार्बोनाइल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी जो है वो हासिल हो जाती है, यानी कि आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये है कि आप लोगों के लोन पेयर ने ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज हासिल होता है, कि ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो प्लस चार्ज होता है। अब इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब इलेक्ट्रॉन के पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल करना है, और इसके साथ डायरेक्टली या तो ऑक्सीजन अटैच है या ये कार्बन अटैच है। अब इसने इस हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है जिसकी वजह से इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हासिल हुई है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आई है। इसका मतलब है कि इस ऑक्सीजन ने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और वो किस तरह अट्रैक्ट करता है, वो लोन पेयर को अपनी तरफ, ये जो आप लोगों के पास पाई बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, इस पाई बॉन्ड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या ये कह सकते हो ये पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है इस ऑक्सीजन पर, और जिस वक्त पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हासिल होती है, जिसकी वजह से हम इस को लिखते हैं कि आप लोगों के कार्बन पर प्लस चार्ज जो है वो आ गया है, कि जिस वक्त बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कार्बन पर प्लस चार्ज जो है वो हासिल हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। अब ये प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी इसकी निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि ये न्यूट्रल फॉर्म में है, और आप लोगों को पता है कि न्यूट्रल फॉर्म में कोई भी स्पीशीज इतनी ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाती जितनी फोर्स के साथ वो एटम या चार्ज स्पीशी कर सकती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है।
ये आप लोगों के पास नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और इस 2 लोन पेयर की वजह से इस नाइट्रोजन ने अटैक करना होता है। ये जो है इस कार्बन अगर डायरेक्ट इस पर करती है तो उस कंडीशन में ये कार्बोनाइल कार्बन जो है एसिड का उस पर अटैक करेगी। और इसकी दूसरा अल्टरनेट जो है, अगर आप लोग इसमें एसिडिक मीडियम यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में ये कार्बोनाइल कार्बन जो है इसका लोन पेयर अटैक करता है इस कार्बन पर। इस कार्बोनाइल कार्बन पर जिस पर प्लस चार्ज है। और आप लोगों को ये पता है कि जिस वक्त हम इन दोनों कार्बन को, इस कार्बन को और इस कार्बन को कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस कार्बन, क्योंकि इस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हासिल होता है। इसका मतलब है कि ये वाला अमाइन ग्रुप जो है इस कार्बोनाइल कार्बन या कैटाइनिक कार्बन पर आसानी से लोन पेयर की मदद से बॉन्ड बना सकता है। और अगर आप लोग इसको न्यूट्रल फॉर्म में डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में रिएक्शन होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। इसलिए हम इसके अंदर एसिड यूज़ करते हैं जो कि कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करता है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। इसके बाद जो है ये नाइट्रोजन एक प्रोटॉन को रिमूव कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड। जो एसिड आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया था, जिस वक्त ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो उस कंडीशन में यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाता है। और उस कंडीशन में यहाँ से एक, यानी कि ये जो है दोबारा से री इन्वर्स होगा, यहाँ से एक OH ग्रुप निकल जाएगा और ये जो दोबारा से कार्बोनाइल कार्बन की फॉर्म में इस NH के साथ अटैच हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास एक सिटेनिलाइड जो है वो सिंथेसाइज होता है। और उसकी स्ट्रक्चर जो है आप लोगों की ये होती है, प्रोडक्ट के ये स्ट्रक्चर आप लोगों के पास हासिल होती है। अब आप लोग इस पर्पज़ के लिए एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज़ करते हो और एसिटिक क्लोराइड भी यूज़ करते हो। अगर आप लोग इसको एसिटिक एसिड में रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो स्लो होता है। अगर आप लोग एनिलीन का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में ये रिएक्शन एसिटिक एसिड की निस्बत ज़्यादा फास्ट होता है। और अगर आप लोग इसका रिएक्शन, एनिलीन का रिएक्शन एसिटिक क्लोराइड के साथ करवाते हो तो उस कंडीशन में इसका रिएक्शन और ज़्यादा स्पीड के साथ होता है। इसका मतलब है कि हम एसिटेनिलाइड जो है वो 3 प्रीकर्सर बेसिक मटेरियल का एनिलीन के साथ रिएक्शन करके हासिल कर सकते हैं। और वो क्या क्या है कि एनिलीन का रिएक्शन अगर आप लोग एसिटिक एसिड के साथ करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास एसिटेनिलाइड हासिल होता है। अगर आप लोग एनिलीन का रिएक्शन करवाते हो एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास एसिटेनिलाइड ही सिंथेसाइज होता है। और अगर आप लोग एनिलीन का रिएक्शन एसिटिक क्लोराइड के साथ करवाते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास एसिटेनिलाइड ही सिंथेसाइज होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आप लोग एसिटेनिलाइड या एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाते हो, एनिलीन का रिएक्शन करवाते हो एसिटिक क्लोराइड के साथ, तो उस कंडीशन में रिएक्शन जो है वो बड़ा स्पीड के साथ होता है। और अगर आप लोग रिएक्शन करवाते हो एनिलीन का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो उस कंडीशन में इसका रिएक्शन
एज कंपेयर टू एसिटिक क्लोराइड के स्लो होता है। और अगर आप लोग इसका रिएक्शन करवाते हो एसिटिक एसिड के साथ तो उस कंडीशन में एनिलीन का एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास एनिलीन तो वही स्पीशी है जिसका आप लोग रिएक्शन करवा रहे हो, लेकिन सेकंड स्पीशी जो है वो डिफरेंट है। एक में आप लोगों ने एसिटिक एसिड यूज़ किया था, दूसरे में आप लोगों ने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया था, तीसरे में आप लोगों ने एसिटिक क्लोराइड यूज़ किया था। तो इसका मतलब है कि ये जो तीन मटेरियल हैं जिनको आप लोग यूज़ करते हो, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को ये कंट्रोल कर रहे हैं। ये मटेरियल जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं कि आप लोगों का प्रोडक्ट जो है वो स्पीड के साथ बनेगा या स्लो बनेगा, और इसके साथ ये भी बता रहे हैं कि आप लोगों के मटेरियल की, आप लोग एसिड क्लोराइड यूज़ करते हो या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज़ करते हो या एसिटिक एसिड यूज़ करते हो, तो उस कंडीशन में किस मटेरियल के साथ आप लोगों के पास ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल होगा। इसकी रीज़न ये होती है कि जिस वक्त आप लोग इनको कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में एसिटिक क्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, और जो स्पीशीज जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी इसका मतलब है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कम स्टेबल स्पीशीज जो है वो ज़्यादा रिएक्शन शो करेगी। और जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं एसिटिक एसिड को, एसिटिक एनहाइड्राइड को और एसिड क्लोराइड को, तो उस कंडीशन में एसिटिक क्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्पीशी है एज़ कंपेयर टू एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड के। इसके बाद जो है एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो एसिटिक एसिड से कम स्टेबल है लेकिन एसिटिक क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब है कि इसका रिएक्शन जो है वो इंटरमीडिएट होगा एनिलीन के साथ, और सबसे कम या स्लो रिएक्शन जो है वो एसिटिक एसिड का होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर आप लोग इसमें एसिटिक एसिड यूज़ करते हो और अगर आप लोग उसमें स्लाइटली एसिड भी ऐड कर देते हो तो उस कंडीशन में भी रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि एसिटिक क्लोराइड में अगर आप लोग वाटर ऐड करते हो तो उसका फ़ौरन से रिएक्शन होगा और आप लोगों का एसिटिक क्लोराइड जो है वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है एसिटिक क्लोराइड जो है वो बहुत कम स्टेबल है और एसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक क्लोराइड की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि आप लोगों की स्पीशी जो है, आप लोगों को ये पता है कि रिएक्शन उस वक़्त होता है जिस वक़्त स्पीशीज जो है कम स्टेबल से ज़्यादा स्टेबल की तरफ मूव करती है। इसका मतलब है एसिटिक क्लोराइड जो है वो कम स्टेबल है और एसिटिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि आप लोग उसमें एसिटिक एसिड में अगर स्लाइटली अमाउंट भी वाटर की ऐड करते हो तो वो फ़ौरन ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। इवन के आप लोग अगर एसिटिक क्लोराइड को इन्वायरमेंट में भी रखते हो तो वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को या मॉइस्चर को जज़ब करके अब्जॉर्ब करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि एसिटिक क्लोराइड जो है वो बहुत ही कम स्टेबल होता है। इसी वजह से मोस्टली हम उसको कवर्ड रखते हैं, इस तरह यानी कि रखते हैं कि उसमें कोई हवा या मॉइस्चर जो है वो इसके अंदर ना जाए, एसिटिक क्लोराइड के अंदर ना जाए। अगर वो चला जाता है तो उस कंडीशन में एसिटिक क्लोराइड जो है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आज का जो आप लोगों का एक्सपेरिमेंट है, जो आप लोगों ने परफॉर्म करना है,
उसमें आप लोगों ने एनिलीन लेना है 0.2 मोलर, जो इक्वल होगा 18.6 मिलीलीटर के। उसमें आप लोगों ने ग्लेशियल एसिटिक एसिड 0.2 मोलर यूज़ करना है, जो इक्वल होता है 12 ml के। आप लोग इसमें दोनों की इक्वल मोलर यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास इसका एक मोल ही एनिलीन के एक मोल के साथ रिएक्शन करता है। अगर आप लोग इसका ज़्यादा मोल यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में ये वाला जो नाइट्रोजन है, बाकी जो एसिटिक एसिड की अमाउंट बचती है उसके साथ भी रिएक्शन करना शुरू कर देती है। तो इससे बचने के लिए हम इन दोनों की अमाउंट जो है वो इक्वी मोलर यूज़ करते हैं, ताकि एसिटिक एसिड की मज़ीद अमाउंट बाकी ना बचे। इस वजह से हम दोनों की मोल्स जो हैं वो सेम यूज़ करते हैं, और उस बेस पर एनिलीन के 0.2 मोल्स इक्वल होते हैं 18.6 ml के। इसी तरह ग्लेशियल एसिटिक एसिड के 0.2 मोल्स इक्वल होते हैं 12 ml के। मोल से आप लोग मैस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मोल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। और मैस के ज़रिए, क्योंकि आप लोगों के पास एनिलीन जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में है और ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इनको वॉल्यूम में यूज़ करना है। मोल्स के ज़रिए आप लोग मैस कैलकुलेट कर सकते हो और मैस के ज़रिए आप लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। जिस तरह 0.2 मोल जो है वो इक्वल होगा मैस ऑफ एनिलीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एनिलीन। अगर आप लोग इस मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से एनिलीन से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एनिलीन का मैस हासिल होगा। और आप लोगों को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होती है। अब आप लोगों के पास मैस भी गिवन है और डेंसिटी जो है वो लेवल की होती है, जिसमें से भी आप लोग एनिलीन यूज़ करते हैं तो उसमें मेंशन होती है कि आप लोगों की एनिलीन की कितनी डेंसिटी है। अगर आप लोग मैस को डिवाइड करते हो उस कंपाउंड की डेंसिटी से तो आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो हासिल होता है। और ये कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों के पास एनिलीन के जो वॉल्यूम हासिल हुआ है वो 18.6 ml है। इसी तरह आप लोगों ने ग्लेशियल एसिटिक एसिड के लिए कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोगों के पास मैस हासिल होगा। मैस को आप लोगों ने यूज़ करना है, उसके ज़रिए आप लोगों ने ग्लेशियल एसिटिक एसिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों ने 18.6 ml जो है वो एनिलीन का वॉल्यूम यूज़ कर लिया है, 12 ml जो है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड का ऐड कर दिया है, और आप लोगों ने 2 ml ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का ऐड कर देना है, और इसके साथ आप लोगों ने इसके अंदर कुछ अमाउंट वाटर की भी ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको रिफ्लेक्सेशन पर लगा देना है। रिएक्शन को आप लोगों ने रिफ्लेक्सेशन पर लगा देना है। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ये चीज़ें मिक्स करनी है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको सैंड बाथ यूज़ करना है और उसको हीट करना है 210 डिग्री सेल्सियस पर, और इसको रिफ्लेक्सेशन 3 घंटे तक करना है। 3 घंटे तक इसको रिफ्लेक्स करने के बाद आप लोगों ने इसको आइस बाथ में ऐड करना है, या ये कह लो कि कोल्ड वाटर जिसमें आइस के पीसीज ऐड हों उसमें आप लोगों ने ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप लोगों के पास सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट हासिल होगा। उसको आप लोगों ने फ़िल्टर आउट कर लेना है। फ़िल्टर आउट करने के बाद उसको आप लोगों ने वॉशिंग देनी है वाटर के साथ, क्योंकि आप लोगों के सोल्यूशन में कुछ अमाउंट ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बच जाती है। इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को रिमूव करने के लिए
हम जो आप लोगों के पास सॉलिड मटेरियल हासिल होता है उसको वॉश करते हैं डिस्टिल्ड वाटर के साथ, ताकि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो आप लोगों के कंपाउंड के साथ अटैच होकर बाकी बच जाता है वो रिमूव हो सके। और उसके बाद आप लोग रिमूव करने के बाद इसको ड्राई करते हो और उसके बाद इसको रिक्रिस्टलाइजेशन पर लगा देते हो। और रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आप लोगों ने ऑर्गेनिक 1 एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में किया है। ऑर्गेनिक 1 का एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है उसमें आप लोगों ने रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो किया है। रिहाम मुनीर, रिहाम मुनीर, यस सर। रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या है और इसको हम क्यों करते हैं? सर प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों की कोशिश होती है कि कंपाउंड को प्योर फॉर्म में हासिल कर सको। क्योंकि जिस वक्त आप लोगों ने इसको सिंपल वॉशिंग दी है तो हो सकता है इसके अंदर साइड प्रोडक्ट भी बने। ये भी हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट एनिलीन की या एसिटिक एसिड की बाकी बच जाती हो। ये भी हो सकता है इसके साथ कुछ अमाउंट जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बाकी बच रही हो। तो इन मटेरियल्स को, इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। और रिक्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वजीहा याह्या, वजीहा याह्या, यस सर। जी वजीहा, रिक्रिस्टलाइजेशन का क्या प्रोसीजर है? वजीहा याद है रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? अरशीन उमर, यस सर। जी अरशीन उमर, रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसीजर क्या है? सर रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए हम पहले ना सॉलिड कंपाउंड को हॉट सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं और उसका सुपर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। फिर हम उसको कूल करते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर जब वो कंपाउंड जब कूल होता है ना तो जो सुपर सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड जो भी सॉल्यूशन होता है ना उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जब क्रिस्टल बन जाते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टल होते हैं वो प्योर होते हैं। इस तरह फिर ये प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अरशीन। आप लोगों का जो कंपाउंड है, जो भी आप लोगों के पास हासिल हुआ है, उसको आप लोग सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर मिक्सअप करते हो, अच्छी तरह से उसको स्टीयरिंग करते हो। स्टीयरिंग करने के बाद आप लोग उसको हीट करते हो और मैक्सिमम कोशिश करते हो कि जितनी भी अमाउंट सल्यूट की पॉसिबल है उसमें डिज़ाल्व हो सके। आप लोग हीट करने के बाद उसको फ़िल्टर आउट कर लेते हो। फ़िल्टर आउट हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर बाकी बच जाता है तो उसको हम रिमूव करते हैं। क्योंकि अगर सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर बच जाता है तो वो क्रिस्टलाइजेशन में मुज़ाहमत शो करता है। आप लोगों की जो क्रिस्टलाइजेशन है, क्रिस्टल का साइज़ जो है वो इतना अच्छा नहीं बनता है। तो इस वजह से हम उसको पहले फ़िल्टर आउट करते हैं ताकि अगर आप लोगों के पास कोई भी सॉलिड पार्टिकल बच जाता है उसको हम रिमूव कर सकें। उसके बाद आप लोग उसको फ़िल्टर करने के बाद फ़िल्ट्रेट को रख देते हो कि सॉल्वेंट उसमें से स्लोली वेपरेट होता रहे।
क्योंकि जितना आप लोग सॉल्वेंट को स्लोली इवेपरेट करोगे, क्रिस्टलाइन साइज जो है, क्रिस्टलाइन शेप जो है, वो उतनी ही अच्छी आप लोगों के पास हासिल होगी। और अगर आप लोग उसको रैपिडली इवेपरेट करवाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास क्रिस्टल जो है वो अच्छी फॉर्म में हासिल नहीं होगी। इसलिए हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए या रूम टेम्परेचर पर उसको सॉल्वेंट को इवेपरेट करवाते हैं ताकि क्रिस्टलाइन साइज, क्रिस्टलाइन शेप जो है वो आप लोगों के पास अच्छी फॉर्म में हासिल हो। जिस वक्त आप लोगों को ये प्रोडक्ट हासिल होगा उसके बाद आप लोगों ने इसको रिक्रिस्टलाइजेशन करवाना है, और रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए आप लोगों ने इस प्रोडक्ट को मेथनॉल में डिज़ोल्व करना है अच्छी तरह से। स्टीयरिंग ऐड करने के बाद अच्छी तरह से स्टीयरिंग करनी है। स्टीयरिंग करने के बाद आप लोगों ने इसको हीट करना है और ये कोशिश करनी है कि जितनी भी अमाउंट जो आप लोगों की बनी है वो टोटल सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। उसके बाद आप लोग इसको फ़िल्टर कर लेते हो। फ़िल्टर करने के बाद आप लोग इसको इवेपरेशन पर रख देते हो ताकि सॉल्वेंट जो है आहिस्ता आहिस्ता इवेपरेट होता जाए और जो बेसिक यूनिट हैं, मॉलिक्यूल्स के बेसिक यूनिट जो हैं, वो एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ अटैच होते जाएं। और जितना ज़्यादा टाइम आप लोग इवेपरेशन को देते हो तो उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं कि आप लोगों के पास क्रिस्टल जो है वो उतनी ही लॉन्ग साइज में अच्छी शेप में हासिल होती है। तो इस वजह से हम सॉल्वेंट को मोस्टली रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ताकि सॉल्वेंट जो है वो स्लोली इवेपरेट होता रहे और आप लोगों के पास प्रोडक्ट जो है वो अच्छी फॉर्म में क्रिस्टलाइन शेप में हासिल हो। और उसके बाद आप लोग उसको ड्राई करते हो। ड्राई करने के बाद आप लोग उसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हो और वो मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को 108 डिग्री सेल्सियस हासिल होता है। इसके बाद आप लोग उसकी कैलकुलेशन करते हो यील्ड के लिए कि आप लोगों के पास कितने % यील्ड हासिल हुई है। तो इस पर्पज़ के लिए आप लोग पहले थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हो। एक्चुअल यील्ड आप लोगों के पास वो हासिल होती है जो एक्चुअल में आप लोगों के पास प्रोडक्ट का मैस हासिल होगा, वो आप लोगों के पास एक्चुअल यील्ड होगा। और थियोरेटिकल यील्ड वो है जिसको आप लोग कैलकुलेशन के ज़रिए हासिल करते हो, वो आप लोगों के पास थियोरेटिकल यील्ड होगी, जिस तरह आप लोगों ने लास्ट टाइम कैलकुलेशन की थी। मोल्स को जस्ट आप लोगों ने मोलर में से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास थियोरेटिकल यील्ड जो है वो हासिल होती है। अगर आप लोग उस एक्चुअल यील्ड को थियोरेटिकल यील्ड से डिवाइड करते हो और 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास परसेंटेज यील्ड हासिल होती है। और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट की अमाउंट अच्छी खासी हासिल हुई है। और अगर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू कम है परसेंटेज यील्ड की, तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट की कम अमाउंट हासिल हुई है। इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान आप लोगों के पास प्रोडक्ट की अमाउंट कम हासिल होती है या ज़्यादा हासिल होती है। और रिज़ल्ट में आप लोग लिख देते हो कि आप लोगों ने एसिटेनिलाइड सिंथेसाइज किया है और उसको कंफर्म किया है उसके मेल्टिंग पॉइंट के साथ, और आप लोगों के पास जितने % यील्ड हासिल होगी वो आप लोगों ने साथ में मेंशन कर देंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के एक वीडियो इसकी सिंथेसिस की दिखा रहा हूँ जिसमें ये कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज किया हुआ है। इसमें बेसिकली जो है आप लोगों ने इन तीनों मटेरियल्स को मिक्सअप करना है, जिसमें आप लोगों के पास एसिटिक एसिड होगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होगा और इसके साथ एनिलीन होगा।
उसको आप लोगों ने तीनों को मिक्सअप करना है। मिक्सअप करने के बाद आप लोगों ने इसको हीटिंग पर लगा देना है। ये देखें, पहले जो है सब चीज़ों को मिक्सअप कर रहे हैं। मिक्सिंग के बाद इसको जो है रिफ्लेक्सेशन पर लगाना है, सैंड बाथ पर या ऑयल बाथ पर। सैंड बाथ पर भी लगा सकते हो, ऑयल बाथ पर भी लगा सकते हो। ये आप लोगों ने कंडेंसर अटैच किया हुआ है रिफ्लेक्सेशन के लिए, और इसका आप लोगों ने वाटर का फ्लो करवाना है इस कंडेंसर में से। कंडेंसर में से करवाने के बाद आप लोगों के पास हीट किया है, आप लोगों ने इसमें हीटिंग आप लोगों ने 3 घंटे तक करनी है। हीटिंग करने के बाद इसमें से जो प्रोडक्ट आप लोगों के पास राउंड बॉटम में हासिल होगा, उसको आप लोगों ने आइस कूल वाटर के अंदर ऐड करना है। क्या इतना यानी कि पानी होना चाहिए कि उसमें आप लोगों ने आइस स्लाइटली ऐड कर देनी है, ताकि वो काफ़ी ठंडी या लो टेम्परेचर जो है उसको आप लोगों ने प्रोवाइड करना है। जिस वक्त राउंड बॉटम फ्लास्क से आप लोग इस कूल वाटर के अंदर इसको ऐड करोगे तो आप लोगों के पास वाइट कलर के प्रिसिपिटेट बनेंगे। ये देखें आप लोगों के पास ये जो ऑफ वाइट कलर के जो प्रिसिपिटेट नज़र आ रहे हैं, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से स्टीयरिंग करनी है ताकि मैक्सिमम प्रिसिपिटेट जो हैं वो आप लोगों के पास हासिल हो सके। इसके बाद आप लोगों ने इसको फिल्टर करना है। आप लोगों ने फिल्टर पेपर का पहले वेट जो है वो कर लेना है, और उसके बाद वाला वेट जो है वो आप लोगों ने कर लेना है। इस तरह के आप लोगों के पास सॉलिड प्रेसिपिटेट हासिल होंगे, और इनको आप लोगों ने फ़िल्टर आउट करना है। फ़िल्टर करने के बाद आप लोगों के पास जो रेजिडियो हासिल होगा वो एसिटेनिलाइड का होगा, और इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट हो सकता है इम्प्योरिटी की भी मौजूद हो। तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए आप लोगों ने फ़िल्टर करने के बाद जो रेजिडियो हासिल होता है उसको आप लोगों ने रिक्रिस्टलाइज भी करना है, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन का बेसिक पर्पस जो है आप लोगों का ये है कि इसमें से इम्प्योरिटी को आप लोग रिमूव कर सकें। ये आप लोगों ने इसको फ़िल्टर कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए एक सूटेबल सॉल्वेंट में, मोस्टली हम जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो मेथनॉल या एथेनॉल यूज़ करते हैं। इस सॉलिड प्रोडक्ट को आप लोग एथेनॉल में डिज़ोल्व करते हो, उसके बाद आप लोग उसको हीटिंग करते हो। फिल्ट्रेशन की है, फिल्ट्रेशन के बाद आप लोग इसके अंदर मेथनॉल ऐड करते हो, और उसके बाद इसको हीट करते हो ताकि आप लोग इसको रिक्रिस्टलाइज कर सको, और उसको स्लो कूलिंग पर रख देते हो। हीटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सके, क्योंकि आप लोगों ने इसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना होता है, और उसके बाद आप लोगों ने सॉल्वेंट को स्लोली इवेपोरेट करना है ताकि पार्टिकल जो हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे में मर्ज होना शुरू हो जाए, और उसके बाद आप लोग उसको फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद जो प्रोडक्ट आप लोगों के पास हासिल होगा क्रिस्टलाइन इन नेचर में, वो आप लोगों ने नोट कर लेना है। आज का आप लोगों का ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर जी बशरत। सर वो लेक्चर रिकॉर्डिंग का पूछना था कि वो कब तक अपलोड हो जाएंगी। पिछले तो सारे अपलोडेड हैं, हर यानी कि जो भी आप लोगों के ऑनलाइन जब से शुरू हुए ना वो वाले लेक्चर अपलोडेड हैं। और सर मुझे मिले नहीं, वो कहाँ पे हैं? अनाउंसमेंट्स में हैं या कहाँ पे हैं? अनाउंसमेंट में नहीं है, ये जो मेरे ख्याल में लिखा हुआ है कि रिसोर्सेज, अदर ओके रिसोर्सेज जो है वहाँ पर लिंक दिया हुआ है।
ठीक है सर, थैंक यू उस सर। लिंक के जरिए आप लोग उस पर डायरेक्ट चले जाते हो। जी हादिया। सर जी मुझे मूडल पे इनरोल कर दे, मैं मूडल पे इनरोल नहीं हूँ। मतलब मैंने ट्रांसफर किया था ना दूसरे सेक्शन से, तो न्यू अच्छा, सेक्शन में। हादिया रऊफ। यस सर। एक मिनट मैं भी कर देता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। 900 रुपये। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो इनरोल नहीं है LMS पर? यस सर, मेरा भी इनरोल नहीं है। हेलो। एक मिनट में अभी दोनों को ही कर रहा हूँ। तो जी हादिया, आपका क्या आईडी है? सर 029 F20 18 0670 029। हादिया, इसके अलावा और कौन है जो इसमें इनरोल नहीं है? सर मिसबा एजाज। मिसबा, आपका आईडी क्या है? 53। सर लास्ट पे 53 आता है बस। यस सर। ठीक है, मिसबा आप भी हो गई है। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जो इस सेक्शन में इनरोल ना हो? सर सुबैयल सईद सर। तो भैया आप भी इसमें इनरोल नहीं हो? यस सर। चेक किया है? नो सर। तो भैया ये तो बात नहीं है कि आपने चेक नहीं किया और आप कहना शुरू हो जाओ। चेक कर लें सर आप। सर मेरा भी है। इसके अंदर 31 स्टूडेंट इनरोल हैं तब, और इसके बावजूद आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 28 है। ये इसमें अपना नाम चेक कर लें जो यानी कि इसमें इनरोल हुए हैं। अगर इसमें किसी का नाम नहीं है तो वो फिर बता सकता है। अब्दुल्ला फारूक है, अम्मारा हुसैन है, अरशीन है, आसिया अली है, बशारत है, बिलाल हसन है, दिलेस है, एजाज अली है, हादिया रऊफ है, मिसबा एजाज है, निमरा है, अलीज़ा है, मोहम्मद उमर है, मोहम्मद उस्मान है, मोहम्मद तलहा है, मोहम्मद उसामा जावेद है, नौमान यूसुफ है, पाकिज़ा रियाज है, राहत रज़ा है। इसके बाद राशिद अली है, रिहाम मुनीर है, सादिका मंसूर है, सायरा एहसान है, साकिब है, सवेरा है, शाहताज है, सिदरा है, सुबैल सईद है, उसवा खालिद है और वजीहा है। सर जी सर दिलास दूसरे सेक्शन में है, यहाँ पर उसका सर खत्म कर दें। सर सदीका भी दूसरे सेक्शन में। सदीका और दिलास। सर जी बिलाल हसन भी दूसरे सेक्शन में। सर अमारा हुसैन भी नहीं है इस सेक्शन में।
अम्मारा हुसैन नहीं है, दिलास भी नहीं है और आमना खालिद भी सदीका भी नहीं नहीं है, है। सदीका भी मोहम्मद नहीं है। उमैर सलीम सर, मोहम्मद वो उमैर सलीम। मोहम्मद उमैर सलीम, आप भी, आपका नाम नहीं आया है? नहीं सर, नहीं आया। तो जिनका नाम नहीं आया है वो अपना नाम लिखवा दें ताकि उनको इनरोल कर सकें इसमें। यस सर, लिख लिया मोहम्मद उमैर। मोहम्मद उमैर सलीम। जी उमैर, आईडी क्या है? उमैर सलीम। जी उमैर सलीम के अलावा कोई और स्टूडेंट है जिसका इनरोलमेंट इसमें नहीं है? जी इसके अलावा कोई स्टूडेंट हो जिसकी इनरोलमेंट इस सेक्शन में ना हो? कोई स्टूडेंट नहीं है? अब एक दफ़ा नाम सुन लें जो स्टूडेंट एब्सेंट है। मोहम्मद तलहा। प्रेजेंट। इसके बाद नोमान यूसुफ। नोमान यूसुफ। राहत रजा। सायरा एहसान चौधरी। सायरा एहसान। शहताज फारूक। प्रेजेंट। सिदरा नज़ीर। यस सर। अब्दुल्ला फारूक। अम्मारा हुसैन। बिलाल हसन। एजाज अली। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसकी एब्सेंट हो? जी वजीहा। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। वजीहा। वजीहा यही आपकी हो गई अटेंडेंस? इसके अलावा कोई और स्टूडेंट हो? जी अब आप लोग लीव कर सकते हो। इसमें से अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।